हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम टू द लॉ टेम्पल। तो जैसा मैंने आप सबको कहा था कि मैं सीपीसी सीरीज़ लेके आ रही हूँ, तो आज हम हैं पार्ट 1 के साथ। तो इसमें मैं आपको आज बताऊँगी बहुत ब्रीफली हिस्ट्री और वो कौन सा सवाल था जो इंटरव्यू में इसके ऊपर मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था। दूसरा, वो अमेंडमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनका इन्फोर्समेंट डेट, उस पर वो कौन से केसेस हैं, ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आए थे। के बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम इसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है और यहाँ पर ही आपको आधा समझ आ जाएगा कि यार सीपीसी तो छोटी है, हम तो फालतू में डरते आ रहे थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखो, सीपीसी का नामकरण करते हैं आज। सीपीसी जो है हमारे पूरी सीरीज़ में कैट बन के रहेगी, ठीक है। ये जो कैट है ये बड़ी गुस्सेल है, ये घुर्राती रहती है, बड़े एटीट्यूड में रहती है। इसको देख करके भागने का नहीं, ये इस एटीट्यूड में है मैडम। तो आप भी ध्यान रखिए यार, विक्की से कुछ तो सीखो। आप अटेंशन दोगे ना तो वो भी इसमें बदल जाएगी। सो बेसिकली सीपीसी को क्या चाहिए, उसको चाहिए अटेंशन। अटेंशन बोले तो क्या, आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, भाव ही नहीं दोगे तो वो ऐसी ही रहेगी आपसे, आपको उसको अटेंशन देना ही होगा। हम पढ़ेंगे बहुत ही ब्रीफली हिस्ट्री। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 1908 की जो आप सीपीसी पढ़ते हैं, इसके पहले जो सीपीसी थी बेटा वो कौन सी थी, तो आप ज़रूर सोच में पड़ जाओगे। और यही कुछ हुआ था मेरे एक फ्रेंड के साथ, जिसके इंटरव्यू में उससे यही सवाल पूछा गया था एंड अनफॉर्चुनेटली उसे इसका जवाब नहीं पता था। सो आपके साथ ये कभी गलती ना हो, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 1859 में वो सीपीसी आई थी। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं वो सीपीसी में जो 1908 की है। ये अपने आप में इतनी बड़ी है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैडम हैं जिनका इनैक्टमेंट डेट है 21 मार्च 1908। आते हैं प्रिलिमिनरी पे। तो यार देखो, सबसे पहले अगर कोई किसी से भी आप मिलते हैं तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो आखिर कौन है। सिमिलरली सीपीसी बताती है कि मेरा नाम जो है वो भैया सीपीसी है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जनवरी 1909, यानी कि ये न्यू ईयर जो 1909 का न्यू ईयर था, उसी दिन मैडम इस दुनिया में टपक गई थी। इसके बाद एक्सटेंट आप सभी बताते हो कि भाई मैं इस जगह का रहने वाला या रहने वाली हूँ। वैसे ही ये बताती हैं मैं जो हूँ पूरे इंडिया पे राज करती हूँ, ठीक है। पहले इन मैडम का जम्मू कश्मीर में जो था पत्ता कटा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ में इनका पत्ता अभी तक साफ है। बट जम्मू कश्मीर में जैसे भी तिकड़म बिठा करके क्या किया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, जिसमें ये कह दिया गया कि एक स्केड्यूल है वहाँ पे जिसका नंबर है 5th। उस 5th स्केड्यूल में पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन से सेंट्रल एक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होंगे। अब आते हैं कि इसकी डेट ऑफ एनैक्टमेंट मैंने आपको जो बताया था, आप उसे कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो, इन मैडम ने क्या कहा, मैं कब पैदा हुई, 1 जनवरी 1909। तो पूरे 9 महीने का वक्त लिया है इन्होंने 1909 में आने में। 1909 में आने में 9 महीने का वक्त लिया है हमारी सीपीसी ने, ठीक है। तो अब आपको यकीन हो गया कि ये जो सीपीसी है ये भले दिखने की बिल्ली है, लेकिन ये बिल्कुल इसकी ह्यूमन वाली हरकतें हैं, ओके। अब ये आप कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। सो ट्राइबल एरियाज़ और नागालैंड में ये एप्लीकेबल नहीं है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये हो गया कि भैया ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। देन लक्षद्वीप, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ईस्ट वेस्ट गोदावरी, ये देखिए मैप में मैंने आपको बताया है, ये ईस्ट लिखा है, यहीं पे पास में वेस्ट आएगा। देन विशाखापट्टनम, ये रहा विशाखापट्टनम, ये यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये आपको एक्सप्लेनेशन और आप देख लीजिएगा प्रोवाइजो में मिल जाएगा। फिर देखेंगे कि ये जो सीपीसी है इसका समय समय पे अमेंडमेंट्स हुए हैं। 1976 का अमेंडमेंट हुआ, ये आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा पूरी सीपीसी में। बट ये जो अमेंडमेंट था ये सफिशिएंट नहीं था। भगे भगे कहाँ गए, मलिमत जी के पास। ये हैं आपके जस्टिस मलिमत। कमेटी बनाई गई और उन्हें बोला गया सर प्लीज़ इस सीपीसी को सही कर दीजिए, क्योंकि ये जो है ये सफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो भी क्या होता है एक सिचुएशन जो आपको बस कसम खा लो कि लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना,
लॉजिक क्या कहता है, इंडिया में इतने केसेस हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है केसेस की, तो क्या अमेंडमेंट होगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। नंबर 2, बार बार आप एडजॉर्न कर देते हो केसेस को, करेंगे एडजर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तीसरा और क्या हो सकता है, अपील ना हो, रिवीजन ना हो, इन सब की स्कोप को क्या कर दिया गया, कर्टेल, यानी कि उस पर उसको कम कर दिया गया होगी। तो ये तरीके के इन्होंने सुझाव दिए और जिसको 1999 में और 2002 में लेकर के आया गया। ये अमेंडमेंट जो थे ये लागू कब हुए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमपी सिविल जज में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये छत्तीसगढ़ में भी सवाल पूछा गया है। आपको ये कुल मिला के याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 जुलाई 2002 को ये दोनों ही अमेंडमेंट्स का इन्फोर्समेंट हुआ था। ठीक, फिर एक केस आता है सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का, जिसमें इन दोनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया और कहा गया कि सर, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया सर ये हमारे जो अमेंडमेंट्स है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें ज़्यादा गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर कि ये सेक्शंस और ऑर्डर्स का क्या रिलेशन है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं पूरे सीपीसी में वो बस 158 है, इससे डबल ट्रिपल है आपके सीआरपीसी में और आईपीसी में, तो सिर्फ 158 सेक्शंस हैं। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इनके रेलेवेंट ऑर्डर क्या हैं और ऑर्डर आखिर चीज़ क्या है। जब सिंपली बात क्या होती है ना, जब आपको ग्रेजुएशन में सिर्फ आर्टिकल्स और सेक्शंस पढ़ाए जाते हैं और जब सीपीसी पढ़ते समय जब जैसे ही सीपीसी आता है आपके ग्रेजुएशन में और जैसे ही सेक्शंस के साथ ऑर्डर पढ़ाने लगते हैं ना, तो आपको ये एकदम से हजम नहीं होता है, ये ऑर्डर क्या भला है। चलो ऑर्डर तक तो फिर भी ठीक था, ये रूल्स क्या आ गए और रूल्स के बाद सब रूल्स, मतलब ये क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, सभी लोगों ने कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल किया होगा, वहाँ पे वो सुंदर सी आवाज़ में मैडम बोलेंगी कि इसकी जानकारी के लिए 1 दबाएं, उसकी जानकारी के लिए 2 दबाएं, इसकी जानकारी के लिए 3 दबाएं। करेक्ट? क्या वो 1 नंबर की बोलने के बाद ये कहती हैं इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी, 2 नंबर में आपको ये जानकारी मिलेगी, 3 में आपको ये जानकारी मिलेगी? नो, वो बोलती हैं पहले तुम खटका दबा दो, उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे इसके अंदर क्या क्या जानकारी है। करेक्ट? फिर आप जैसे ही वो डायल करते हो तो मिलता है इसके अंदर आपको ये सुविधा मिल सकती है, ये मिल सकती है, वो मिल सकती है। फिर वो 1 बाय 1 उसके अंदर जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिमिलरली सेक्शंस जो है ये ब्रॉडली आपको बता रहे हैं कि कोई बात, उसके अंदर की डिटेलिंग जो है वो आपको देता है ऑर्डर। कौन देता है? ऑर्डर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा समन पहुँचेगा किसके पास? 2 पार्टी होती है, प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो मैंने कहा डिफेंडेंट के पास समन जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कितने दिन में जाएगा, कौन लेके जाएगा, पोस्ट से भेज सकते हैं क्या? ठीक है, अगर उसने रिसीव नहीं किया तो क्या करोगे? इस तरह की समस्याओं का हल आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्डर में मिलेगा। अब हम आते हैं कि हम इस पूरे सीपीसी को ब्रॉडली कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ब्रॉडली डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सूट या तो डिसमिस होगा या फिर क्या होगा, आपके फेवर में डिक्री आएगी। अगर डिक्री आ गई आपके फेवर में, अभी अगली स्टेप क्या है, सिर्फ डिक्री मिलने से कुछ नहीं होता। डिक्री मतलब एक चाबी, ठीक है, सिर्फ चाबी आपके हाथ में आई है, लेकिन आपको चाबी नहीं चाहिए थी, आपको उसका ताला खोल करके अंदर जो सामान रखा है वो भी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एग्जीक्यूशन। अभी सिर्फ डिक्री आई है, अब आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो अब आप कोर्ट के सामने जाएंगे और बोलेंगे सर ये तो आपने बोल दिया कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन दिलवाओ तो सही। ठीक है, इस बीच में अगर सामने वाली पार्टी को, यानी कि जिसके अगेंस्ट वो डिक्री आई है, उसको कोई आपत्ति होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेगा, अपील कर सकता है। अपील नहीं होती होगी तो रिवीजन कर सकता है या रिव्यू भी कर सकता है। तो ये रेमेडीज उसकी निकल के आएंगे। पूरी सीपीसी इन्हीं 3-4 बातों के इर्द गिर्द घूमती है। इतनी सी सीपीसी है, इससे ज़बरदस्ती आप लोग घबराते हो। चलो देखते हैं क्या है। प्रिलिमिनरी मतलब
जहाँ पे आपको डेफिनेशंस वगैरह बता दी, नाम पता बता दिया उस बेचारी ने। फिर आता है पार्ट 1 जिसका हेडिंग होती है सूट्स इन जनरल, आम इंसान जब सूट करेगा उसके प्रोविजंस। ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, सेक्शन 9 से लेकर के 35B तक। और ऑर्डर कहाँ है, 1 से लेकर के ऑर्डर 20 एंड 22 से लेकर के 26। इसमें 21 नहीं लिखा है, देखो 1 से 20A एंड 22 से 26, करेक्ट। अब आएगा डिक्री पास, डिक्री आएगी या जो भी आएगा वो सब यहीं आ गया, जजमेंट डिक्री सारे ऑर्डर्स यहीं आ गए। अब उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूशन के सेक्शंस कहाँ हैं, 35 पे ख़त्म किया था, 36 से 74, करेक्ट, एग्जीक्यूशन हो गया। अब पार्ट 7 में अपील्स आ जाएंगी जो 96 से 112 तक चलती है। फिर पार्ट 8 में RRR, अभी एक मूवी भी आ रही है ये RRR, है ना। तो वो क्या कहता है, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ये देखो आपको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक समझो, अल्फ़ाबेटिकली चलना है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्या होता है जब ये प्री का क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन में क्या आता है, जैसे कि उन्होंने पूछा मानो कि रिवीजन का जो सेक्शन है वो कौन सा है। अभी आपको याद है वहाँ आप जब ऑप्शन में सब होंगे ना 113, 114, 115, तो आप कंफ्यूज होगे। सो याद कैसे रखना है, रिवीजन अल्फ़ाबेटिकली जाओ, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन में सबसे लास्ट में कौन आएगा, रिवीजन। तो ये 115, कभी गलत नहीं होगा आपका ये सवाल। और पूछते हैं 100% ये सवाल पूछा गया है। अब बीच का क्या रह गया, सूट्स इन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब क्या, जैसे कि मानो आपको सरकार के खिलाफ एक वाद लेके आना है, यानी कि सूट लेके आना है, तभी क्या होगा। कोई इंडिजेंट पर्सन है, निर्धन व्यक्ति है, उसको लेकर के आना है। कोई माइनर है तो क्या होगा, तो पर्टिकुलर क्या मतलब स्पेशल कैटेगरी के सूट्स, इनकी प्रोसीडिंग्स इनके थोड़े से हल्के से चेंज होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज है। और जहाँ पे चेंज नहीं है वहाँ पे यही वाले प्रोविजंस लगेंगे। फिर क्या होता है, स्पेशल प्रोसीडिंग्स, यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करा दो यार, कॉम्प्रोमाइज़ करा दो कि क्या हो रहा है, ठीक है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में फेंक दो केस को, तो ये स्पेशल प्रोसीडिंग्स आ गए। सप्लीमेंटल में क्या होता है, सबने सुना है, इंजंक्शन, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स सुने, तो वो क्या हो गए, सप्लीमेंटल हो गए। पार्ट 3 से पार्ट 6 से पूरे एक्स्ट्रा चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी। मुद्दा क्या है, मेन चीज़ क्या है, सूट्स इन जनरल, एग्जीक्यूशन, अपील्स एंड RRR, समझ आया। अब स्पेशल प्रोविज़न पार्ट 9 नहीं पढ़ना, रूल्स के कुछ फालतू चीज़ें दी हुई हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना, पूछते नहीं हैं, ठीक है। और मिसलेनियस तो 132 से 158 और आपकी CPC ख़त्म। एक बात और यहाँ ऐड करते हैं कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो है दैट इज़ ऑर्डर नंबर 21, इसके साथ हम ये सेक्शंस पढ़ते हैं। फिर अपील्स के इन सेक्शंस के साथ इन ऑर्डर्स को पढ़ा जाता है, दैट इज़ 41 से 45। अब आप सोचोगे बीच के ऑर्डर्स कहाँ गए, तो ये रहे। और फिर RRR, इसमें से रेफरेंस का ऑर्डर है 46 एंड रिव्यू का ऑर्डर है 47। रिवीजन का कोई भी ऑर्डर नहीं है और ऑर्डर 48 से 51 आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक इट। आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स, लोगों का भी भला करो। और सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।